दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 जून को भी कहा था कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल अपनी पूरी ऊर्जा दिल्ली सरकार के काम को रोकने में लगाते हैं। आपसे अगर कानून नहीं संभलता तो हमें दे दीजिए, हम दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बना देंगे। मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमें हमारे काम करने दो, आप अपने काम करो, और अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सुधरती, आप हमें दे दो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित शहर बना के दिखा देंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी ट्वीट करके दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कितने बुरे हालात का भी नहीं थी। दिल्ली वाले लोग तो मेहनत करते हैं, अपना अपना काम करके घर चलाते हैं, मगर पुलिस संभालना तो दिल्ली वालों के पास नहीं है। तो दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के साथ ही एलजी और गृह मंत्रालय पर सवाल खड़े करते हैं। और जिस तरीके की घटनाएं दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में हुई है वो वाकई चिंता की बात है। दिल्ली का आम आदमी जरूर चिंतित है कि कहीं पर कभी किसी को कोई चाकू मार देता है तो कहीं लूटपाट हो जाती है। इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा बातचीत के लिए। बलराम, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घटनाएं हो रही हैं, ये वाकई दिल्ली के लोगों के लिए चिंता की बात है। दिल्ली के लोग इस पर बात भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास एक ऐसा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि बार बार वो शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि एलजी के पास जो उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर जो गृह मंत्रालय के अंदर है, और वो एलजी देखते हैं। एलजी अपना काम नहीं करते हैं और इंटरफेरेंस करते हैं दिल्ली सरकार के कामकाज में। देखिए, आपको बता दें, दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एलजी के पास है। इसके अलावा 2 विभाग और एलजी के पास हैं, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। इन तीनों की व्यवस्थाएं देखने के लिए एलजी की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कानून व्यवस्था बिगड़ी है और एक के बाद एक बड़ी वारदातों को अपराधियों ने अंजाम दिया है, तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जो दिल्ली के लोगों की सुरक्षा है वो किसके भरोसे है। और यही वजह है कि आप देखिए, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, चाहे दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हों, वो ट्वीट करके एलजी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आपको नजर आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कहा कि अगर एलजी साहब से और केंद्र से यहाँ की सुरक्षा नहीं संभल रही है तो वो पुलिस हमें दे दें और हम दिल्ली में बेहतर कानून व्यवस्था दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था होनी चाहिए और किस तरीके से दिल्ली वासियों की सुरक्षा होनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से ट्वीट के जरिए, पत्र के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, और खास तौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी सवाल खड़े किए कि हाल ही में दिल्ली के अंदर एक बड़ा सम्मेलन है, यानी उन्होंने G20 सम्मेलन का भी जिक्र किया और कहा कि देश विदेश के लोग इस सम्मेलन में जुटेंगे और दिल्ली में भारी संख्या में लोग आएंगे। तो ऐसे में अगर यहाँ पर कानून व्यवस्था चरमराएगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली पर भी सवाल खड़े होंगे और दिल्ली की पुलिस पर भी सवाल खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर हमने दिल्ली के स्कूलों को बेहतर किया, हमने दिल्ली के अस्पतालों को बेहतर किया। अगर कानून व्यवस्था हमारे पास आती है तो हम दिल्ली में कानून व्यवस्था भी बेहतर करके दिखाएंगे। और उन्होंने कहा कि एलजी साहब अगर कानून व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगातार आप देखिए, दिल्ली सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के एलजी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। और जिस समय यानी 19 जून को जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था पर चिंता जताई थी, तो एलजी ने भी जवाब में पत्र लिखा था और साफ तौर से कहा था कि कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली सरकार राजनीति ना करे, क्योंकि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने में लगी हुई है। पुलिस की जो भूमिका है वो कभी संदेह के घेरे में नहीं रही है। तो यही वजह है कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि दोनों लोगों की लड़ाई में
कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है वो सफ़र करती हुई नजर आ रही है। अगर सबसे ज़्यादा कोई असुरक्षित महसूस कर रहा है तो वो दिल्ली की जनता कर रही है। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी है और किसके कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, ये भी तय होनी चाहिए। और समय समय पर दिल्ली पुलिस की समीक्षा होनी चाहिए कि आखिरकार दिल्ली पुलिस किस तरीके से कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए काम कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एलजी को पत्र लिखा और लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को घेरने की कोशिश की, तो एलजी ने दिल्ली के पुलिस अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक भी बुलाई, लेकिन वो बैठक महज 20 से 25 मिनट ही चली और उसी के दौरान उन्होंने तमाम बातें की। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिसिंग की बात हो रही है, जो अपराधियों के दिलों में पुलिस का खौफ होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। और यही वजह है कि जो आपराधिक वारदातें हैं वो दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से बढ़ी हैं। आप देखिए जिस तरीके से प्रगति मैदान के टनल के पास महज 17 से 18 सेकंड के अंदर लूट की वारदात को बदमाश अंजाम देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए पिछली कुछ घटनाएं उठा के देखिए, अपराधी अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनीत गोयनका मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत जी, दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार एलजी और गृह मंत्रालय को घेर रही है। सवाल ये उठता है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं उससे दिल्ली के लोग चिंतित हैं। आपको राम राम, आपके दर्शकों को भी राम राम। अगर किसी भी शहर में या किसी भी राज्य में कोई दुर्घटना होती है, अगर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो दुख की बात तो जरूर होती है। खेद है कि दिल्ली में कमजोर मुख्यमंत्री है जो बाहर आके काम नहीं कर रहा है और उन्होंने क्राइम को बढ़ाया है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जिसके कारण दिल्ली में शायद क्राइम बढ़ा है। उदाहरण के तौर पे निर्भया के रेपिस्ट को स्विमिंग मशीन देकर जो उन्होंने प्रोत्साहन दिया, उससे एक क्रिमिनल्स को प्रोत्साहन मिलता है। आप देखिए उनके पार्टी में कौन है, सत्येंद्र जैन जो जेल में है, उनके पार्टी में कौन, अमृतुल्ला खान जो कि कन्विक्टेड है, सोमनाथ भारती जो कि अपनी पत्नी को मारने के जुर्म में उनके पर इल्जाम है। इस तरह से जो क्रिमिनल लोग हैं, यानी आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा जी, उनका कत्ल करने वाली उन्हीं की पार्टी से है। और ये ऐसे मुख्यमंत्री है कि जहां पे अगर रेप होता है, अगर वो रेप किसी विशेष समुदाय के लोगों ने किया है तो उस विक्टिम को जाके ये नहीं मिलते हैं। तो मेरा ये आरोप है कि मुख्यमंत्री जो है ये बड़े कमजोर है। 2013 में उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने शीला दीक्षित जी को कमजोर मुख्यमंत्री कहा था कि वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पा रहे। तो ये आज दिल्ली की जनता उनको पूछ रही कि वो बाहर क्यों नहीं आ रहे। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वो अपने दल में जो ये गुंडे, जो राइटर्स, जो रेपिस्ट उनके इसमें है, उनको वो क्यों नहीं रोकते हैं। और दूसरी एक और बात है, दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने आबकारी नीति लाकर दारू के जो नदी बहा जाती थी, ये जो है इसके कारण भी क्राइम बढ़ता है। तो हमारा उनसे एक दरख्वास्त है कि लीकर बेचने का धंधा बंद करें, क्रिमिनल्स को अपने पार्टी में रखें, उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले। और बार बार जो ये ध्यान भटकाने के लिए काम करते हैं उसके ऊपर वो न करते हुए दिल्ली में आज जो सिचुएशन है, आज दिल्ली पूरा जो पानी से डूबा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर तो छोड़िए, वहां पे लॉजिस्टिक भी बंद है। तो दोनों के ऊपर भी मुख्यमंत्री काम नहीं करे, मेरा उनके ऊपर आरोप है। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं दिल्ली में, लॉ एंड ऑर्डर की सीधी जिम्मेदारी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि कभी थानों का वो दौरा नहीं करते। रिव्यू अभी हाल में कमिश्नर के साथ उन्होंने जरूर एक रिव्यू मीटिंग की थी, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, जिस तरीके से मीटिंग करनी चाहिए वो मीटिंग वो करते नहीं, अपना काम नहीं करते, दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल देते हैं। देखिए ऐसा है कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो दुख की बात होती है। वो कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक और एक छोटे से काउंसिलर से लेके गवर्नर तक सभी लोग उसके लिए जिम्मेदार भी होते हैं और उनके लिए वो काम भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री केवल क्रिमिनल्स को जो प्रोत्साहन देते हैं, आप देखिए उनके पार्टी में जितने क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने जिस तरह से एमसीडी के अंदर मारामारी की है, जिस तरह से वो हंगामा करते हैं हाउस के अंदर, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। और जिस तरह से उन्होंने 2013 में शीला दीक्षित को कहा था कि वो कमजोर मुख्यमंत्री क्योंकि वो रेप्स रोक नहीं पा रही थी और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं वही दोहराना चाहता हूँ, ये उन्हीं के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। कि वो कमजोर मुख्यमंत्री है, वो आना चाहिए, दूसरे पे जिम्मेदारी डालना उनका एक पुराना आदत है। पुलिस को ठुल्ला बुलाना, पुलिस के खिलाफ बोलना, पुलिस के खिलाफ षड्यंत्र करना, उनका अपमान करना, ये उनकी पुरानी आदत है। फिर वो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे वो एलजी को घेर रहे हैं। इसके पहले बाइजल साहब को किसी चीज के ऊपर करते, उसके पहले कभी नजीब चंद साहब के ऊपर कर रहे थे। तो एलजी ऑफिस से तो उनकी पुरानी रंजिश है, हर रोज कुछ
न कुछ उनके ऊपर अनाल कर बकते रहते हैं। अगर आपने देखा तो वो फिर चीफ सेक्रेटरी के जो असॉल्ट हुआ था, जो उनके ऊपर मारामारी हुई थी, उनको जो मारा गया था, तो मुख्यमंत्री के निवास में हुआ था। तो क्रिमिनल्स को और क्रिमिनल माइंडसेट को बढ़ाने का काम ये केजरीवाल जी ने किया। अगर वो क्रिमिनल्स के खिलाफ होते, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर के हित में होते, तो उन्होंने दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको क्यों मरवाया होता। ठीक है, विनीत जी आप मेरे साथ बने रहिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता अनित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनित जी ये बताइए, जो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, इसको लेकर देखिए आम आदमी पार्टी लगातार एलजी और गृह मंत्रालय पर हमला कर रही है। यहां पर आप किसको ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप असेस करेंगे तो जो तीनों महानगरों में कंबाइंड क्राइम का रेट है उससे कहीं ज्यादा दिल्ली इस समय क्राइम की गिरफ्त में है। अफसोसनाक बात ये है कि इस दिशा में ना दिल्ली की सरकार और ना ही केंद्र की सरकार, जिसकी जिम्मेदारी बनती है गृह मंत्रालय की तरफ से और एलजी साहब की तरफ से, दोनों ही इस मैटर को लेकर सीरियस हैं। अरविंद केजरीवाल साहब के 2013 के ट्वीट को मैं आपके सामने एक बार फिर से रिटेट करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि केजरीवाल साहब की क्या पोजीशन हुआ करती थी। वो शीला दीक्षित जी की इस्तीफा की मांग किया करते थे और कहते थे कि इतना जो सीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इतना ही अक्षम है तो उसको सीएम की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। आज मैं अरविंद केजरीवाल साहब से पूछना चाह रहा हूं कि पिछले 9 सालों से आप चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी आप पिछले 9 सालों का कोई भी आप स्टेटस रिपोर्ट देखिए एनसीआरबी की, आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसका किस तरीके से हाल बिगड़ता जा रहा है। यहाँ रेप के मैटर बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ महिलाओं के साथ जो जातियां होती हैं उसमें मैटर बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे जिस तरीके से बुजुर्गों के साथ स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओवरऑल जो अगर आप देखेंगे तो क्राइम का जो रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पर लाख के पॉपुलेशन पे क्राइम का जो रेट है वो दिल्ली में सर्वाधिक है। और इतनी भयानक स्थिति होने के बावजूद भी बीजेपी और केजरीवाल साहब सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। 9 सालों में हम लोगों ने दिल्ली के निवासियों ने एक भी कदम नहीं देखे हैं दोनों सरकारों की। ठीक है, कुलदीप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप कुमार विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। कुलदीप जी इस वक्त आप सुन पा रहे होंगे, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ बने हुए हैं। दोनों ही लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ब्लेम गेम ज्यादा करती है। कांग्रेस का ये कहना है कि आप लोग एक दूसरे पर के कोर्ट में बॉल डाल देते हैं और अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। देखिए, आज की जो दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बहुत खतरनाक स्थिति में है और लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। दिल्ली की महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। आज हमारी बहन बेटियों को घर से निकलने में डर लगता है और इस प्रकार से आज दिल्ली में डेली कभी मर्डर, कभी लूट, कभी बुजुर्गों की हत्याएं, कभी युवाओं के पार्क में हत्याएं लगातार हो रही है। और बड़ी बात यह है कि आज केंद्र की सरकार जिसके अंडर में दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर आता है, दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिनके अंडर में जो इसको हेड करते हैं दिल्ली कानून व्यवस्था को, उनका ध्यान दिल्ली की कानून व्यवस्था पे नहीं है। उनका ध्यान है और कामों में, केजरीवाल सरकार के काम कैसे रोके जाएं, अड़ंगा कैसे लगाया जाए, दिल्ली वालों को मुफ्त कोर कैसे कहा जाए। उनका ध्यान केवल इस चीज में है। पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करते हुए उपराज्यपाल दिल्ली की कानून व्यवस्था से खेल रहे हैं और आज मुझे लगता है कि ऐसे उपराज्यपाल को तुरंत प्रभाव में इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उनको दिल्ली के बारे में, दिल्ली के माहौल के बारे में, दिल्ली की कानून व्यवस्था के बारे में कोई चिंता नहीं है। आज तक एक थाने का निरीक्षण राज्यपाल ने नहीं किया। एसटी प्लांट का निरीक्षण 10 बार कर लिया होगा जो केजरीवाल सरकार काम चल रहे हैं। वो उनको अपनी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और अगर राजधानी के अंदर इस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही हैं तो मुझे लगता है कि आज केंद्र में बैठी हुई सरकार भी दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम साबित होती है। इसलिए आज दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है वो दिल्ली की सरकार के हाथ में हो, जिससे उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक हो सके। तो उपराज्यपाल ने तो दिल्ली की कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी आप ट्विटर उठा के देखोगे दिल्ली के लोग आज वहां लिख रहे हैं कि उन्हें आज पार्कों में जाने से डर लगता है, उन्हें सुबह घर से निकलने में डर लगता है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल किस बात का बदला ले रहे हैं कि गृह मंत्री जी क्या देख रहे हैं
लगातार दिल्ली कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डर रही हैं, तो मुझे लगता है कि उपराज्यपाल को समझ में आना चाहिए कि उनका काम दिल्ली। ठीक है, मैं चाहूंगा कि इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे विनीत गोयनका, जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। विनीत जी, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को इस समय सुन रहा था, तो उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा फिर से एक बार, दोहराने के कॉस्ट पर भी, रिपीटेशन के कॉस्ट पर भी, कि 2013 में अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया था, और उस समय शीला दीक्षित जी को उन्होंने कमजोर मुख्यमंत्री कहा था कि वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख सकते, रेपिस्ट को नहीं देख सकते। बैठा लेते हो, दिक्कत इनकी यही है। इनको सर मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं बोला, आप संयम रखें, क्रिमिनल जैसे ना करें, बीच में ना बोले, राज्यपाल भी उनका अपनी क्रिमिनल प्रवृत्ति को ना दर्शाए। सुने मेरी बात को, सर मैं बीच में नहीं बोला। होती नहीं है, बिना पढ़े आ जाते हो दिल्ली पढ़ा 2013 में। आप अपनी क्रिमिनल प्रवृत्ति को अगर यहाँ पे दिखाएं तो ना तो मैं डरूंगा, ना आपकी बात के कारण मेरी बात रुक जाएगी। केवल आप अपने अपब्रिंगिंग को अपना दर्शाएंगे। मेरी बात सुनो। और दिल्ली में उस समय कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी, उपराज्यपाल भी उनके थे, लेकिन आज स्थिति उल्टी है। दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार है, कानून व्यवस्था उपराज्यपाल के पास है, केंद्र में तुम्हारी सरकार है, जिसे ना मणिपुर संभल रहा है और ना दिल्ली संभल रहा है, जहां दिल्ली कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। ठीक है कुलदीप जी, उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए विनीत जी। कुलदीप जी, आप जब बोले तो मैं बीच में नहीं बोला था। कृपया क्रिमिनल मेंटेलिटी के हिसाब से मुझे डराने के या बीच में बोलने की ये न करे प्लीज, है ना। सुनिए, हिम्मत पर्दाफाश कर रहे हैं बुरे लोगों का, इसलिए मैं बीच में बोलना पड़ा। या तो मुझे बोलने दीजिए या मैं फिर निकल जाता हूँ। नहीं बोलिए विनीत जी, बोलिए। तो कहा निकलना तो पड़ेगा आपको, भाग तो जाते ही आज के भाजपा वाले डिबेट छोड़ के। यार आप जैसे टुच्ची और लुखामंत्रियों से हम लोग डरते थे, लेकिन आपको बताऊं ये मेरी अपब्रिंगिंग है। मैं आपको बता देता हूँ एक बात, आराम से। ठीक है, जरा आप एंकर साहब जरा बताइए उनको। ठीक है विनीत जी बोलिए। कुलदीप जी प्लीज थोड़ा आप सुन लीजिए, फिर रिस्पॉन्ड मैं आपके पास आऊंगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। विनीत जी बोलिए। मुख्यमंत्री जो डरा हुआ है, जिनके घर के अंदर दिल्ली के मुख्य सचिव को मारा जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटी तो मुख्यमंत्री के घर से चल रही है। नंबर 2, मुख्यमंत्री का जो मंत्री है सत्येंद्र जैन, वो बेल के बिना साल भर रहता है, तो वो क्रिमिनल है। मुख्यमंत्री के दूसरे जो साथी एमएलए हैं अमनतुल्लाह खान, वो कन्विक्ट होते हैं, क्रिमिनल है। ताहिर हुसैन उन्हीं के पार्टी के काउंसिलर है जो आईबी के एक अफसर को मारते, क्रिमिनल है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाम के ऊपर वहां पे ना तो कोई उन्होंने रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट दी हुई है, ना पैनिक बटन दी हुई है। जो मार्शल्स की वो बात करते बसे थे, वो मार्शल्स कहाँ पे है? तो सर ये क्रिमिनल्स की पार्टी है जो सिर्फ दारू बेचने के अंदर इंटरेस्ट रखती है। अपने पार्टी के विधायक काउंसिलर्स इनको वो समझाते हैं, जो मारपीट करते हैं, हाउस में मारपीट करते हैं। एमसीडी में देखिए क्या चल रहा है, दंगा तो चल रहा है। तो ये और ये आपके चैनल पे तो देखिए, जब उनका मौका नहीं तो तब भी बीच में बोलते हैं। तो ये क्रिमिनल्स की पार्टी है। मुझे नहीं, मैं इसमें विनीत जी में एक सवाल एड ऑन करता हूँ। ठीक है, आपकी सारी बातें एक तरफ है, मेरा एक सीधा सवाल है कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए किसी की जिम्मेदारी है, जवाबदेही तो हम तय करेंगे। देखिए 2013 का आप अरविंद केजरीवाल का ट्वीट देखिए, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया आरोप। ठीक है, मुख्यमंत्री मैंने मान लिया, मुख्यमंत्री अपने बारे में केवल अपनी चिंता करते हुए, अगर अभी लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है और एलजी उसके नुमाइंदे हैं, तो जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए एलजी पर सवाल तो खड़े होंगे। ऑफकोर्स आप जो बात हो तो हो गए, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के निवास में मुख्य सचिव को मारा जाएगा तो क्या मुख्यमंत्री से जवाब नहीं पूछा जाएगा? क्या अगर उनके मिनिस्टर अगर इन्वॉल्व होंगे क्रिमिनल एक्टिविटी तो क्या उनसे जवाब नहीं पूछा जाएगा? क्या नहीं पूछा जाएगा कि भाई आईबी ऑफिसर को जो आपका काउंसिलर मार देता है, मर्डर कर देता है, उसको क्रिमिनल नहीं बोला जाएगा? क्या उस विधायक जिसके पिताजी के ऊपर रेप का आरोप लगाएगा वो हम नहीं बताएंगे? सत्येंद्र जैन जी के ऊपर पत्नी के साथ मारपीट के आरोप है, वो नहीं बताएंगे लोगों को? बताएंगे, ये प्रवृत्ति है। ऐसी चीजें इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, इस पर अभी भी रहस्य का एक पर्दा पड़ा हुआ है। मेरा सवाल है कि जो अभी पिछले कुछ दिन 10-15 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, कोई किसी को चाकू मार दे रहा है, और एक नहीं लगातार एक के बाद एक कई घटनाएं हुई हैं कि बीच सड़क पर चाकू मार रहा है, कहीं पर भी लूटपाट हो जा रही है। तो बतौर दिल्ली पुलिस के बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जवाबदेही तो तय होगी। देखिए उसके इन्वेस्टिगेशन भी होगा और उसके अंदर जो जिम्मेदार का वो भी होगा, लेकिन मुख्यमंत्री केवल इसलिए वहां पे विक्टिम को जाके नहीं मिलते क्योंकि मारने वाला जो है वो विशेष समुदाय से है। एक दलित महिला के रेप होती है, लेकिन वो पूछते कि भाई रेपिस्ट कौन है। जब उनको पता चलता है कि रेपिस्ट एक विशेष समुदाय से है तो उस महिला को मिलने नहीं जाते। अब वो आईबी ऑफिसर जो है उनके घर पे इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि मारने वाला ताहिर हुसैन है। तो आप कब तक अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करेंगे? कब तक आप रेपिस्टों को जो है शेविंग मशीन देते रहेंगे? देखिए प्रवृत्ति को आप बढ़ा रहे हैं। आप अपने घर में ही किसी अफसर को पिटवा रहे हैं और उसके बाद में कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है।
उनको इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा, अचानकता से बाहर आना पड़ेगा और राज्य के बारे में सोचना पड़ेगा। राज्य की व्यवस्था के बारे में कोई चिंता नहीं है। आज पूरे राज्य में पानी भरा हुआ है, सब जगह पे हाहाकार मचा हुआ है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। घन कचरा इतना बिखरा हुआ, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। क्रिमिनल एक्टिविटी पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे, लेकिन उनके ऊपर वो आरोप करेंगे, पुलिस का मनोबल नहीं, यहाँ पर विनीत जी, कुलदीप जी आम आदमी पार्टी के नेता के साथ साथ विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो लोगों के भी जाते होंगे, तो लोग इनको अपनी बात भी बताते होंगे, तो इनकी बात को भी सुनना चाहिए। आप कुछ रिस्पॉन्ड करें तो कुलदीप जी। पूछना चाहिए इनको, केजरीवाल जी को, कि क्या बात है पूछा कि आप ये बता नहीं पाए। इनसे आपने पूछा कानून व्यवस्था के बारे में, ये बता नहीं पाए। आपने पूछा दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके हाथ में है, मुख्यमंत्री के हाथ में बताने लगे। इनको क्या है, ये जानकारी होते हुए भी अनजान बनते हैं। इनको पता है, इनको ये नहीं पता कि भाई ये दिल्ली है, इसमें हम भी रहते हैं, आप भी रहते हो, हमारी बहन बेटियां, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ रहता है। ये दिल्ली का लोग हमारा परिवार है। अगर आज इनकी कानून व्यवस्था खिलवाड़ हो रहा है तो आज मेरे साथ है, कल आपके साथ है, लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। और दिल्ली के उपराज्यपाल, ये किसी से आप पता करें, सबको पता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं है। दिल्ली कानून व्यवस्था जो है उपराज्यपाल के पास है, गृह मंत्रालय के पास है, भारत सरकार के। और लगातार जब ये तमगा देने की बात होती है तो ये अपने आप को तमगा देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई घटना होती है पीछे भाग जाते हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क आज दिल्ली के उपराज्यपाल ने कर दिया। और 2013 की जो इन्होंने बात करी थी, 2013 में जब अरविंद केजरीवाल शीला जी को कहा था, उस समय पर दिल्ली में शीला जी मुख्यमंत्री थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। चलिए कुलदीप जी, वक्त की पाबंदी है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनित सिंह जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक पॉलिटिकल बयानबाजी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जब बात होती है उससे का सीधा कंसर्न आम लोगों से होता है। आम लोग सुरक्षित महसूस करें, ये सबको इसकी पहल करनी होगी और सबको इस दिशा में काम भी करना होगा।